नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैकड़ों युवा और छात्र अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर एक शांतिपूर्ण लगने वाला प्रदर्शन अचानक अराजकता, धक्का मुक्की और पुलिस की कार्रवाई में बदल गया। बैरिकेड्स तोड़े गए, पत्थरबाजी की खबरें भी आई और जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा बल का प्रयोग किया गया। इस पूरी घटना में 200 से अधिक प्रदर्शनकारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सड़कों पर क्या हुआ, बल्कि सवाल यह है कि जब सड़कों पर हालात बेकाबू हो रहे थे, तब इस आंदोलन का आह्वान करने वाले और खुद को इसका चेहरा बताने वाले प्रमुख आयोजक कहां थे। आज की इस विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन, ग्राउंड रिपोर्ट और आंदोलन के 5 मुख्य चेहरों की भूमिका का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। आइए इस पूरे दिन की टाइमलाइन को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हुआ। मंच सजाया गया और लाउड स्पीकर लगे वाहनों से भाषणबाजी शुरू हुई। दोपहर 12 बजे भीड़ की संख्या बढ़ने लगी। इसी दौरान किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के संसद मार्च की दिशा में बढ़ने की घोषणाएं होने लगी। दोपहर 2 बजे प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद मार्ग की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय बैरिकेड्स के पास तनाव चरम पर पहुंच गया। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि जैसे ही स्थिति ने गंभीर रूप लिया, मैदान में कोई भी वरिष्ठ आयोजक भीड़ को नियंत्रित करता या शांत रहने की अपील करता नजर नहीं आया। इस पूरे प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में अभिजीत दीपके का नाम सबसे आगे था। शुरुआती दौर में वे प्रचार वाहनों और मंच से लगातार लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पहला और दूसरा बैरिकेड टूटा और माहौल हिंसक हुआ, वे मुख्यधारा से गायब हो गए। आंदोलनकारियों का सवाल है कि यदि वे नेतृत्व कर रहे थे तो संकट के समय उन्होंने माइक संभालकर लोगों से शांति बनाए रखने या बैरिकेड ने तोड़ने की अपील क्यों की। दूसरा, विजेता दहिया, गैर जिम्मेदाराना और बर्गर कांड। दूसरा सबसे चर्चित चेहरा विजेता दहिया का था। जब जंतर मंतर पर तनाव की स्थिति थी और प्रदर्शनकारी सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तब वे एक कमर्शियल मॉल के बाहर नजर आए। जब आम लोगों ने उनसे पूछा कि वे ग्राउंड पर क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बाहर आए हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उनके इस रवैये की तीव्र आलोचना हुई और बाद में संगठन को मजबूरन उन्हें प्रवक्ता पद से हटाना पड़ा। तीसरा व चौथा, सौरभ दास और आशुतोष रांका ग्राउंड से दूरी। तीसरे और चौथे मुख्य चेहरे सौरभ दास और आशुतोष रांका। जब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच ग्राउंड पर स्थिति सबसे संवेदनशील थी, तब ये दोनों प्रतिनिधि अधिकारियों को सौंपने के लिए मांग पत्र तैयार करने के नाम पर होटल के कमरों में बैठे थे। रणनीति और बैठकों के नाम पर जिस समय नेतृत्व को जमीन पर होना चाहिए था, उस समय मैदान पूरी तरह से बिना किसी दिशा निर्देश के छोड़ दिया गया था। पांचवा, जुनैद और नेहा बोरा मुख्य दिन नदारद। पांचवा चेहरा जुनैद का था, जो प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया पर भोजन वितरण और व्यवस्थाओं को लेकर काफी सक्रिय दिखे। हालांकि संसद मार्च के मुख्य दिन वे धरातल पर नजर नहीं आए। इसी तरह अनशन का हिस्सा रही नेहा बोरा भी उस तनावपूर्ण दिन सोशल मीडिया पर केवल बयान जारी करती दिखी, लेकिन धरातल पर मौजूद नहीं थी। घटना के बाद जंतर मंतर और सोशल मीडिया पर एक नया मोड़ देखने को मिला। आंदोलन के भीतर आपसी फूट। दूर दराज के इलाकों से आए युवाओं और छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें एक बड़े बदलाव के नाम पर बुलाया गया, लेकिन जब संकट आया तो मुख्य चेहरे अपने बचाव में लग गए। संगठन के भीतर भी एक दूसरे पर गैर जिम्मेदारी और निजी हित साधने के आरोप लगने लगे। विजेता दहिया का निष्कासन और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी यह साबित करती है कि आंदोलन की कोई स्पष्ट दिशा, ठोस रणनीति या मजबूत नेतृत्व नहीं था। प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति संसद मार्च, अति संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ने और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान के तहत बैरिकेड्स तोड़ने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की
धाराएं जोड़ी गई है। पुलिस अब इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि क्या इस भीड़ को भड़काने के पीछे कोई संगठित समूह था या इसमें कोई बाहरी फंडिंग शामिल थी। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए एक बड़ा सबक है। विरोध दर्ज कराना और सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब आंदोलनों का इस्तेमाल केवल पब्लिसिटी के लिए किया जाता है और संकट के समय नेतृत्व जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाता है, तो इसका नुकसान केवल उन आम युवाओं को उठाना पड़ता है जो निष्ठा से सड़कों पर उतरते हैं। आयोजकों की गैर जिम्मेदारी और आपसी फूट ने इस आंदोलन के मूल मुद्दों को पीछे धकेल दिया और केवल विवादों को जन्म दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आंदोलनों के आयोजकों की भी कानूनी और नैतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।